पिछले लेक्चर में मैंने पीएसएलवी के बारे में आपसे बात किया था और बताया था पीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी का जो प्रथम असफल प्रमोचन था वो 1993 में हुआ था। उसके बाद 1994 में पीएसएलवी का प्रथम सफल प्रमोचन जो है वो 1994 में हुआ है। इसके बाद आज मैं बात करूंगा आपसे जीएसएलवी की। जीएसएलवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि इसके द्वारा हम जो हमारे संचार के भारी सैटेलाइट है उनको आसानी से हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम आराम से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसके विकास में सबसे बड़ा मील का पत्थर जो था वो था इसमें उपयोग किया जाने वाला क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट से संबंधित, उसके विकास से संबंधित पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। आज मैं आगे जीएसएलवी के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, जीएसएलवी का जो वेरिएंट है, जो संस्करण है, संस्करण यानी वेरिएंट्स, वर्तमान में जीएसएलवी के 3 संस्करण इसरो के पास हैं और उनके नाम मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला संस्करण है आपका जीएसएलवी मार्क फर्स्ट, है ना। इसका जो फर्स्ट लॉन्च इसरो ने किया था वो अगर आप देखें तो मार्च 2001 में, जो पूर्णतः असफल रहा। उसके बाद अप्रैल 2001 में इसका कह सकते हैं कि सफल तो रहा, लेकिन बहुत सफल लॉन्च इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि उस जमाने में जब मार्क फर्स्ट इसरो के पास था, तो चूंकि इसरो के पास आपको पता है कि जो क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक भारत में पूर्णतः विकसित हो पाई वो 2010 में हुई और ये लॉन्च हुआ 2001 में। तो उस समय जो भारत को क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन बहुत अधिक प्रणोद पैदा करता है, बहुत थ्रस्ट पैदा करता है, तो उसके लिए भारत को कहीं ना कहीं से रसिया से, चूंकि हमारे अच्छे संबंध थे, तो रसिया से हमको क्रायोजेनिक इंजन आयात करना पड़ता था। तो अगर हम इस जीएसएलवी मार्क 3 की थोड़ी सी संरचना देखें, इसकी संरचना कैसी होती है, तो जीएसएलवी मार्क 3 में आपको दिखेगा कि इसमें 2 बड़े बूस्टर लगे होते हैं, बड़े बूस्टर, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर इसे एक चैम्बर 1 कहते हैं, यानी 2 बूस्टर का उपयोग करते हैं। बूस्टर शुरुआती दौर में 4 भी किया गया है, तो 2 बूस्टर, बड़े बूस्टर का उपयोग करते हैं, तो इसे फर्स्ट चैम्बर कहेंगे। और दूसरे चैम्बर में वही लिक्विड यानी तरल ईंधन का उपयोग करते हैं, लिक्विड ईंधन का उपयोग करते हैं। लिक्विड ईंधन में आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको लिक्विड ईंधन में बताया है, इसमें यूडीएमएच का उपयोग करते हैं। आप देख लीजिएगा ईंधन वाला जो पीछे का लेक्चर है। और जो तीसरा आपका चेम्बर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेम्बर है और इसमें हम यूज करते हैं सी अर्थात क्रायोजेनिक इंजन। तो मार्क फर्स्ट में हमने जो इस्तेमाल किया वो रसिया से आयात किया हुआ क्रायोजेनिक इंजन हमने उपयोग किया और इसके द्वारा हमने जो है कुछ सैटेलाइट जीसैट, देखिए ज्यादातर जो जीएसएलवी होते हैं इसके द्वारा जो संचार उपग्रह है, जैसे आपका जीसैट है या इनसेट है, इनसेट की सीरीज है, कई सारी इनसेट की सीरीज भेजी गई है, वो पूरे को याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो अब इसमें अगर आप देखें तो वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो है 1.5 टन के पेलोड को 1.5 टन के पेलोड को ये जो है जीटीओ तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसरो से ये रिटायर हो चुका है। क्यों रिटायर हो चुका है उसका कारण ये है, अगर आप पीछे जाएं और पीएसएलवी पर नजर डालें
तो जो पीएसएलवी का जो उन्नत किस्म अगर आप देखें तो पीएसएलवी जो है वो 1425 केजी के सैटेलाइट को, पेलोड को भी जीटीओ तक ले जाने में सक्षम है। जीटीओ का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, लगभग 35,000 किलोमीटर होता है। यहां पर जब सैटेलाइट को पहुंचा देते हैं तो फिर वो ऑर्बिट होते हुए निर्दिष्ट कक्षा में, अर्थात अगर संचार का है तो 36,000 किलोमीटर पर वो अपने आप स्वतः ही चला जाता है। तो चूंकि पीएसएलवी जो है वो आपका 1.5 टन का, लगभग 1.5 टन के सैटेलाइट को जीटीओ में पहुंचाने में सक्षम है, इसलिए आज की डेट में अगर इतना भारी सैटेलाइट है तो उसमें पीएसएलवी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये, इसकी तुलना अगर पीएसएलवी से करें तो पीएसएलवी एक सस्ती टेक्नोलॉजी, एक सस्ती तकनीक है और जीएसएलवी एक महंगी तकनीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण इसमें उपयोग किया जाने वाला क्रायोजेनिक इंजन, जो कि एक जटिल तकनीक है। इस कारण से जीएसएलवी मार्क फर्स्ट को आज उपयोग नहीं करते हैं। कुल मिला के ये रिटायर हो गया है, इसका प्रमोशन बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं आपसे हम अगले वर्जन की, यानी अगला वेरिएंट जो है इसका जीएसएलवी का। तो जीएसएलवी का जो अगला संस्करण है वो है जीएसएलवी मार्क 2। अब देखिए जीएसएलवी मार्क 2 को अगर आप देखें, ये उपलब्धि तब हो पाई, जीएसएलवी मार्क 2 की अच्छी उपलब्धि तभी हो पाई जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन को विकसित कर लिया। जैसा कि मैंने बताया 2010 में उसका विकास हो गया और 2014 में उसके द्वारा जनवरी 2014 में इसका सफल प्रमोशन भी जीएसएलवी मार्क 2 के द्वारा हुआ। तो अगर हम देखें इसके बारे में, तो इसके बारे में अगर आप देखें, इसकी संरचना अगर आप देखें तो इसकी संरचना आपको उसी से मिलती जुलती ही दिखेगी। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि कि इसमें जो उपयोग किए जाने वाला इसमें जो बूस्टर तो ये होगा, पहला चैम्बर इसमें सॉलिड का इस्तेमाल होगा और दूसरा चैम्बर ये होगा। दूसरे चैम्बर में हमने क्या इस्तेमाल किया? दूसरे चैम्बर में हमने तरल ईंधन का उपयोग किया, जैसा यूडीएमएच मैंने बताया। यूडीएमएच जो है उसमें वो एक तरल फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। और जो तीसरा चैम्बर इसका होगा जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग भारत ने किया, और ये सबसे फख्र की बात है, भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग सबसे पहली बार भारत ने इस जीएसएलवी मार्क 2 में किया, यानी टोटल इंडिजिनस था। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया वो 7.5 का क्रायोजेनिक इंजन था। तो इस प्रकार से जीएसएलवी की जो क्षमता है, जो इसकी क्षमता इसरो ने उन्नत किस्म जब जीएसएलवी मार्क 2 को तैयार किया तो इसकी जो क्षमता हो गई वो 2.5 टन के पेलोड का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब सैटेलाइट या कोई भी दूसरा उपकरण, तो 2.5 टन के पेलोड को ये जीटीओ तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। यानी इसकी क्षमता बढ़ गई और सबसे बड़ी चीज, हम आत्मनिर्भर हो गए। हमको किसी देश से क्रायोजेनिक इंजन नहीं लेना है, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुल इसके लॉन्च, अगर वर्तमान में देखें तो दिसंबर 2018 तक जो जीएसएलवी का टोटल लॉन्च किया गया है वो 13 लॉन्च किया गया है। और 13 लॉन्च जो दिसंबर 2018 तक इसके 13 लॉन्च हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूंगा अगले में जीएसएलवी के बाद। देखिए जीएसएलवी या जो जीएसएलवी पूरी सीरीज है, जो संस्करण है, ये आपके सैटेलाइट को जीटीओ तक ले जाते हैं, समझ है ना। यानी आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब आपके जहन में बार बार बात उठ रहा होगा जियो स्टेशनरी क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है। तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी खत्म हो जाने के बाद एक पूरा वीडियो का सीरीज मैं ऑर्बिट पे लेके आऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं इसरो के बाहुबली के बारे में। इसरो का बाहुबली कहा जाता है, जीएसएलवी मार्क 3 को।
जीएसएलवी मार्क 3 को इसरो का बाहुबली कहा जाता है। अगर हम बाहुबली की संरचना देखें तो इसकी संरचना भी मिलती जुलती दिखेगी, लेकिन इसमें जिसकी जो क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ा दी गई, और इसकी क्षमता बढ़ाने में सबसे बड़ा श्रेय जो आता है वो क्रायोजेनिक इंजन का आता है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन 20 का उपयोग किया गया, और ये जो आपका ये बूस्टर है, 2 बूस्टर इसमें भी लगाए गए, 2 बूस्टर मार्क 2 में भी लगाए गए थे, और इसमें ये जो पहला चरण इसको मान लिया जाता है, और इसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया। जाहिर सी बात है, सॉलिड प्रोपेलेंट की बात हो रही तो दोस्तों वो HTPB ही है, और आपको भटकना नहीं है। पुराने जो यूज किए जाते थे अब नहीं यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट का मतलब तरल प्रोपेलेंट का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ जो इंजन इस्तेमाल करेंगे वो विकास इंजन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, क्रायोजेनिक इंजन 20 का। अब देखिए इसकी क्षमता इसरो ने काफी बढ़ाई, और इसकी क्षमता अब ये हो गई कि ये 4 टन के सैटेलाइट को यानी पेलोड को ये ले जाने में सक्षम हो गया GTO तक। अब इससे फायदा इसरो को क्या हुआ कि जो भारी संचार के उपग्रह हैं, उस संचार के उपग्रहों को भारत को भेजने के लिए कुल मिला के यूरोपियन समूह का जो एक यूरोपीय रॉकेट है जिसका नाम है एरियन 5 पर निर्भर करना पड़ता था। अब एरियन 5, जाहिर सी बात है एरियन 5 के द्वारा जब हम अपने सैटेलाइट को भेजेंगे तो हमारा खर्च बहुत होगा, हमारा आर्थिक नुकसान बहुत होगा। तो इस कारण से भारत ने अब जो है 4 टन तक के सैटेलाइट को खुद ही अपने उसके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने में भारत सक्षम हो गया। आपको याद होगा कि 23 जुलाई 2019 में भारत ने बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया था, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 को भी जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। दुर्भाग्यवश यह आंशिक असफल रहा, पूर्ण असफल नहीं रहा, क्योंकि इसका जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर नहीं पहुंच पाया। इस वजह से इसको आंशिक सफल कहा जाएगा। जबकि 2008 का जो मिशन था चंद्रयान फर्स्ट को अंजाम दिया गया था, क्योंकि उस समय अगर आप आए तो उस समय हमारे पास जीएसएलवी नहीं था, तो उस समय इसको अंजाम दिया गया था पीएसएलवी से, जो कि एक ऑर्बिटर मिशन था। ये ध्यान रखिए, चंद्रयान 1 जो है एक ऑर्बिटर मिशन है, जबकि चंद्रयान 2 जो है एक लैंडर मिशन था। इस वजह से ये जीएसएलवी का विकास, ये जीएसएलवी के द्वारा हमने चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दिया। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात, यहां पर मैं आपको अन्य देशों से आपके बाहुबली यानी जीएसएलवी की अगर हम तुलना करें तो हम पीछे क्यों हैं, उसका कारण हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनकी कमी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन आर्थिक पहलू अगर आप देखें, अन्य देशों के अगर हम रॉकेट को देखें तो वो क्या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि वो हमसे आगे हैं, और हम क्या तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम उनसे पीछे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा चाइना का लॉन्ग मार्च। चाइना का लॉन्ग मार्च ये एक रॉकेट है, लॉन्ग मार्च रॉकेट का नाम है। अब आप ये जानिए कि ये रॉकेट जो है 14 टन के पेलोड को निर्दिष्ट कक्षा में अर्थात जीटीओ तक ले जाने में ये सक्षम है। अब कहा हमारा बाहुबली जो 4 टन का है। दूसरा अगर स्पेस एक्स पे आए, स्पेस एक्स एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम नासा तो है ही है, नासा के बाद ये वहां की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फॉल्कन जो है, इसमें खास बात यह है कि ये 8.3 टन के 8.3 टन के सैटेलाइट को निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है। और इसके अलावा और भी कई सारे सैटेलाइट आपको दिखेंगे, जैसे आप देखिए कि रसिया है, तो रसिया का एक रॉकेट है जिसका नाम है प्रोटॉन को देखिए तो प्रोटॉन रॉकेट का नाम है। प्रोटॉन रॉकेट की क्या क्षमता है?
प्रोटॉन रॉकेट जो है वो 6.3 टन के सेटेलाइट को पेलोड को उसकी निर्दिष्ट कक्षा यानी जीटीओ में पहुंचाने में सक्षम है। अब ये अंतर क्यों है इसरो की टेक्नोलॉजी में, ये इतने आगे क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर इसके रीजन को देखें तो कुछ रीजन जो मेरी समझ में आते हैं वो इस प्रकार है। पहला, ये सब जो रसिया या चाइना में लॉन्ग मार्च इस्तेमाल किया है, इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने फर्स्ट स्टेज में जो इस्तेमाल किया है वो क्रायोजेनिक इंजन या सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक या सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया है, जिससे कि फर्स्ट स्टेज की क्षमता बढ़ गई है। दूसरा इन्होंने जो इस्तेमाल किया है कि जो रॉकेट की जो बॉडी है वो कंपोजिटेड मटेरियल की बनी होती है, और कंपोजिटेड मटेरियल थोड़ा ऐसा है कि वो थोड़ा उस रॉकेट की जो भार है वो कम कर देता है। इस कारण से इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे आगे है, लेकिन भविष्य में मैं ये सोचता हूं कि हमारे देश में जो इसरो है वो किसी से कम नहीं है, और इस पर इसरो तेजी से काम कर रहा है। जीएसएलवी में और तेजी से इसके क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इसके कंपोजिटेड मटेरियल पे काम कर रहा है। तो ये दोस्तों बात हो गई जीएसएलवी की। अब मैं बात करता हूं अगले रॉकेट की, आरएलवी। दोस्तों ये आरएलवी क्या है? आरएलवी का फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये रीयूजेबल, ये एक ऐसा रॉकेट होगा जो पुनः यूज किया जाएगा। ये एक ऐसी तकनीक है। अब इस तकनीक से फायदा क्या होगा, इसको हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? देखिए, पहला फायदा तो ये होगा कि जो अभी तक हम रॉकेट इस्तेमाल करते थे उसमें क्या है कि एक बार कोई रॉकेट को हमने अंतरिक्ष में भेजा, उसने पेलोड को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया, उसके बाद वो समाप्त हो गया। इसमें क्या है कि ये रॉकेट को दोबारा पुनः आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो रॉकेट के दो भाग हो जाते हैं। अगर आप देखें इसकी तकनीक, एक इसमें वायुयान कह सकते हैं कि आधा भाग इसका वायुयान की तरह है और आधा भाग इसका रॉकेट की तरह है। तो ये वाला भाग इसका जो है ये आरएलवी कहलाएगा, और ये यहां पर सॉलिड बेस्ड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होगा, ठीक है, ये सॉलिड फ्यूल होगा। और यहां पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं इस पर अभी काम कर रहा है। बाकी आप देखें तो 2016 में इसरो ने इसका तकनीकी परीक्षण, यानी इसको कहा जाता है आरएलवी-टीडी, टीडी का मतलब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया था जो है 2016 में, और ये जो परीक्षण किया वो पूर्णता से सफल रहा। तो इसमें क्या होता है कि ये पेलोड यहां पर रखेंगे और ये रॉकेट जब वायु में प्रवेश करेगा तो ये वाला भाग, यानी ये रॉकेट आप कह सकते हैं वायुयान प्लस रॉकेट का मिला जुला रूप है। वायुयान प्लस रॉकेट का मिला जुला रूप है, अर्थात जब ये वायु में प्रवेश करेगा तो ये सॉलिड भाग जो है, जो ये रॉकेट का हिस्सा है, ये रॉकेट का पार्ट कहेंगे, ये समाप्त हो जाएगा, और ये जो आरएलवी है ये अपने पेलोड को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा और उसके बाद री इंटर करेगा वायु में। जब वायु में री इंटर करेगा तो दोस्तों इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी, फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा, घर्षण इतना ज्यादा होगा कि इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतने अधिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए उन्नत तकनीक चाहिए, और उस तकनीक के लिए इसमें उन्नत किस्म के, जैसे टाइटेनियम में उन्नत किस्म के एलॉय का उपयोग किया जाना है, और उस विशेष प्रकार के एलॉय का निर्माण आज भारत में हो रहा है। तो इसका अभी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। ये जो तकनीक है ये अभी इसका एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, अभी इसका वर्किंग स्थिति नहीं आई है। तो इस प्रकार से ये आरएलवी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आखिरी जो आपका लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में बात कर लेता हूं, जिस पर अभी कुल मिलाकर के स्मॉल, जिसको कहते हैं SLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको कह सकते हैं स्मॉल
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए इसरो विक्रम साराभाई सेंटर में इसरो ने इसका निर्माण शुरू किया है। इसको बेबी रॉकेट भी कहेंगे, बेबी रॉकेट भी कहते हैं, इसको नैनो रॉकेट भी कहते हैं, नैनो रॉकेट भी कहते हैं। ये रॉकेट एक्चुअल में क्या होता है कि इसका विकास करने से, जैसे कोई भी देश किसी छोटे सैटेलाइट को अगर अपनी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित कराना चाहता है और हमारे पास, जैसे आप कम माल बड़ी गाड़ी में रख के भेजेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, और अगर कम माल है और उसको छोटी गाड़ी में रख के भेजेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसका डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, उन छोटे छोटे सैटेलाइट को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में हम पहुंचाए, हमारा खर्चा भी कम हो। और इससे फायदा ये होगा RLV SSLV के निर्माण से, भारत इंडिया क्रिएट सॉफ्ट पावर टू अदर कंट्री, यानी भारत एक जो है सॉफ्ट पावर क्रिएट करेगा अन्य देशों के लिए, और साथ में अन्य देशों के जो आवश्यक जरूरी सैटेलाइट हैं, जो भी देश अपने सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च कराना चाहते हैं तो हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो दोस्तों ये SSLV के बाद आज आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी मैं समाप्त कर देता हूं। अब अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में आपको जो मिलेगा वो मैं बात करूंगा ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट क्या होता है, कार्बन लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कार्बन लाइन डिस्कस करूंगा, कार्बन लाइन क्या है, और जो अमेरिका और रशिया के बीच में आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 में। तो आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में, ऑर्बिट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक रखता हूं अपना वीडियो। दोस्तों आपसे आग्रह है कि ये जो चैनल है स्टडी विद सुजीत सर, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें। नमस्कार।